वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो, और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस नौकरी से ज्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौका को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं, इसीलिए उन्हें यही मिलते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहां घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 सप्ताह तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को ललचाई नजर से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने में सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थीं, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभाल कर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तक को उन्होंने एक बड़े से भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूं। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूं। वह 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्दी ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती हैं अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर लीं। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें, तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थीं जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह सीख लिया था। हमने यह भी सीख लिया था
कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था, हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे व्यवसाय से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहां स्वयं मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज्यादा तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। अध्याय 3, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने ज्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आजाद है। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है। मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि यह अपने आप भी आँच सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है, आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। शुरुआत कहां से और कैसे की जाए? आपकी नजर में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? हम अपने बच्चों को यह सबसे अमीर बिजनेसमैन 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हॉवर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑन ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक स्पेकुलेटर्स शेयर का कारोबार करने वाले थे और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई। कूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है, आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं।
और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह यह शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था, यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसा मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर